स्त्री कितनी बेवकूफ होती है। वह सुबह उठी और प्रार्थना करके रसोई में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे जब तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेट ही रही थी। इसी बीच पति ऑफिस के लिए तैयार होने लग गए तो उनकी जरूरत चीजें निकाल कर दे दी। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। पराठा बन ही रहा था कि छोटी ननद रसोई में आ गई। यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। उसी समय देवर भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस गए तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया तब तक वह रसोई साफ कर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट ही रही थी, तभी सफाई वाली आ गई तो उनके साथ मिलकर घर की सफाई की। सफाई वाली को विदा किया तो 11 बज चुके थे। तभी घंटी बजी। उसकी शादीशुदा नंद अपने 2 बच्चों के साथ आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय और उनके लिए कुछ नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज गए थे। मैं जल्दी से रसोई में खाना बनाने लगी तो सास की आवाज आई, आज अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। उसने ननद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बज गया था और उसके बच्चों के आने का समय हो गया था। बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी ननद आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने सबके लिए जल्दी से रोटियां बनाई, सबको परोस कर खिलाया। जब सब खाकर उठे तो 3 बज चुके थे और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर रखे हॉटपॉट में देखा और एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेटकर रसोई में जा ही रही थी कि इतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। वह झट से रसोई में गई और अपने पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब 4 बज चुके थे। उसके पति ने उसे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पति ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ? यह क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही। उसके पति ने कहा, स्त्री कितनी बेवकूफ होती है, बिना किसी बात के ही रोने लगती है। क्या बहुओं को आराम करने का हक सिर्फ मायके में ही होता है? क्या हुआ सुनंदा, अभी तक तुम उठी नहीं? अमिता जी ने अपनी बहू से पूछा। हाँ माँ जी, तबीयत खराब है, सिर भी दर्द दे रहा है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह सारे बहाने अपने मायके में दिखाया करो, यहाँ यह सब नाटक करने की जरूरत नहीं। अपने मन से नहीं लगता तुम्हें? बेटी दामाद घर आए हुए हैं, तुम तबीयत खराब का बहाना बनाकर आराम कर रही हो। चलो उठो जल्दी से, दवाई खाओ और काम पर लगो। सुनंदा को डांटते हुए अमिता जी ने कहा। अमिता जी के पीछे उनके दामाद बाबू विशाल जी खड़े थे। सारा नजारा अपनी आंखों से देख चुके थे और कान से सारी बातें सुन चुके थे। अपनी सासू माँ का सुनंदा भाभी के प्रति यह व्यवहार शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत इज्जत करते थे विशाल जी अमिता जी और सुनंदा भाभी की, पर आज ना चाहते हुए भी वह चुप ना रह सके। माँ जी, आप यह भूल रही हैं कि आपकी बेटी भी हमारे घर की बहू है। मेरे सामने आप भाभी जी के साथ इतनी कठोरता के साथ व्यवहार कर रही हैं। जरा अपनी बेटी लता से पूछिए, जरा सी छींक आने पर भी मेरी माँ कैसे उसको प्यार से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं? छोड़ दो काम, जाओ आराम करो। क्या बहुओं को आराम करने का हक सिर्फ मायके में ही होता है, ससुराल में नहीं? यहाँ तो सुनंदा भाभी बीमार पड़ी हैं और आप उनसे काम करने के लिए कह रही हैं। क्या एक बहू के लिए इतनी कठोर भावनाएं हो जाती हैं? बच्चे हों या बड़े, सभी को प्यार की जरूरत होती है। ऐसे समय में आप अगर सुनंदा भाभी के सर पर हाथ भी फेर देती तो उन्हें आराम मिल जाता, पर आपकी बातों से तो शायद उनकी आत्मा भी छलनी हो गई होगी।
चलो लता, अभी के अभी। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता जहाँ लोगों के दिलों में इंसानियत और मानवता नहीं है। उस घर में मेरे लिए रुकना एक सजा के समान है। आज अपने ही दामाद के सामने असली चेहरा आ गया था अमिता जी का। ना तो उनसे कुछ कहते बन रहा था और ना ही कुछ सूझ रहा था। वहीं डाइनिंग टेबल पर सुनंदा के पति राज भी बैठे हुए थे। मन ही मन उन्हें भी आत्मग्लानि हो रही थी। आखिर उन्हीं के साथ तो गठबंधन हुआ था। सुनंदा का अग्नि को साक्षी मानकर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था उन्होंने, पर आज तक उसके दुखों पर ध्यान ही कहाँ दिया। उनकी आंखों के सामने वह नजारा घूम गया जब लता की सगाई हो रही थी। सारे मेहमान घर पर आए हुए थे। मुश्किल से 6 महीने की ही तो थी सुनंदा और राज की बेटी यशी। उसके बाद भी सुनंदा ने खाने पीने का पूरा जिम्मा अपने सर ले लिया था। 20-25 लोगों का खाना बनाना आसान न था, लेकिन मजाल है कि सुनंदा के चेहरे पर शिकन भी आई हो। लता के ससुराल वालों की नजरों में सुनंदा की एक जिम्मेदार बहू की छवि बन गई थी। विशाल जी ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए आज अमिता जी का सुनंदा भाभी के लिए इस तरह से बोलना विशाल जी सहन नहीं कर पाए। जहां आज सुनंदा के लिए राज को बोलना चाहिए था, वहां विशाल जी ने आवाज उठाई। विशाल को रोकते हुए राज ने कहा, रुक जाइए विशाल जी, आज आपकी एक आवाज ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, जो मैं ही अपनी पत्नी को आज तक उपेक्षित करता रहा। शायद हम पुरुषों की यही मानसिकता होती है कि बहू सिर्फ परिवार वालों की सेवा के लिए ही होती है, उनके दुख से हमें क्या वास्ता। आज से और अभी से आपके सामने मैं यह वादा करता हूँ कि अपनी पत्नी के सुख और दुख दोनों में मेरी बराबरी की साझेदारी होगी। आप इस तरह नाराज होकर मत जाइए। मुस्कुराते हुए विशाल जी ने राज को गले से लगा लिया और कहा कि अच्छी बातों की शुरुआत तुरंत होनी चाहिए। चलिए आज हम दोनों रसोई में चलकर सुनंदा भाभी के लिए चाय नाश्ता बनाते हैं। अब घर की बहू को ससुराल में भी आराम करने की इजाजत है। क्यों साले साहब, सही कहा ना मैंने? अमिता जी भी अपनी भूल सुधारने के लिए सुनंदा के सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और अब तक अपने किए हुए व्यवहार पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।